हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। चलिए ये सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज इस सेशन में जो आप लोगों को मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इसको बहुत अच्छे से समझना आप लोग। एंड द टॉपिक इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एंड द टॉपिक इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं MOR। ओके, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इट इज समथिंग, इट इज अ मोमेंट, इट इज मोमेंट विच रेजिस्ट। अब क्या रेजिस्ट कर रहा है, कैसा हो रहा है, क्या क्या चीज को कैलकुलेट करते समय जब भी आपके दिमाग में वर्ड आए, जब भी आपको ये वर्ड सुनाई दे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपके दिमाग में क्या चीजें बिल्टअप होना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, खुद भी कुछ चीजें सोच सकते हो, बट जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, लेट्स चेक देम आउट। ओके, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे हम लोग इसके बारे में? इट इज द मूवमेंट, इट इज द मूवमेंट डेवलप्ड, है ना, इट इज द मूवमेंट डेवलप्ड, है ना, डेवलप्ड एज, है ना, एज रेजिस्टेंस, है ना, एज द रेजिस्टेंस, एज द रेजिस्टेंस टू the bending moment, okay, to the bending moment on the section, okay, bending moment on the section due to the applied loading, okay, ये चीज समझ में आया? applied loading, है ना, ये चीज समझ में आई? It is the moment developed as resistance to the bending moment on the section due to the applied loading। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सीधी सी बात है, आपने क्या करा, पहले आसान तरीके से समझ लो। आपने क्या करा, ये आपका बीम था, ठीक है, ये आपका बीम था, ये ऐसा गया नीचे की तरफ, ये ऐसे गया नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि लोडिंग ऊपर से लग रही थी, क्योंकि लोडिंग क्या थी, ऊपर से लग रही थी। ये बात समझ में आया? तो इसे अपनी जगह पे अगर बने रखना है तो क्या होना चाहिए, जो डेवलप्ड होगा मोमेंट वो ऐसा होना चाहिए कि इसको ऊपर लेके जाए, ऐसा होगा कि जो ऊपर लेके जाए, मतलब अप्लाई के कारण नीचे जाओ, रेजिस्टेंस ऊपर आ जाए, तो तुम अपनी जगह पे बने रहो। अप्लाइड इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। बस न्यूटन बहुत पहले बता गए थे ये बात अपने को, वही चीज हमको यहां पर समझ में आ गई। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। चलिए अब इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित रूप से किसी डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है यहां पर। ठीक है, यहां पर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं यहां पर एक क्रॉस सेक्शन, है ना। इस बार देखिए, मैं आप लोगों को जो क्रॉस सेक्शन दिखाने वाला हूं ना बच्चों, वो रहने वाला है हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन। इस बार जो हम आप लोगों को क्रॉस सेक्शन दिखाने वाले हैं, दैट विल बी अवर लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन। देखिए आप लोग यहां पर, दिस इज अवर लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग यहां से। लेट मी ड्रॉ इट वेरी केयरफुली ताकि आपको डायग्राम अच्छा मिले और एक एक चीज आपको क्लियरली समझ आए। ठीक है, तो लग रहा है आप लोगों को ये डायग्राम 3D, ठीक है, दिख रहा होगा आपको इस तरह से, क्लियर। चलिए इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मूव करते हैं इस तरफ। ठीक है, ये चीज हो गई। चलिए, तो दिस इज हाउ आवर लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम विल लुक लाइक। चलिए अब आप जो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना, न्यूट्रल एक्सिस जो हम ड्रॉ करते हैं, तो बेसिकली ध्यान रखना, न्यूट्रल एक्सिस जो आपकी होती है, दिस इज व्हाट द न्यूट्रल एक्सिस इज। ये देखिए यहां पर, अभी मैं हटूंगा तो आपको दिखेगी, दिस इज हाउ द न्यूट्रल एक्सिस इज, है ना। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन में भी क्या करते हैं, इस तरह से आपको न्यूट्रल एक्सिस दिखा देते हैं, बट एक्चुअली में है कौन सी, ये वाली। ये चीज समझ में आ गई, है ना, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब ऐसे समझो कि ये जो हमारा डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस था हमारा, दिस इज व्हाट अवर, दिस इज अवर विड्थ, है ना, दिस इज अवर विड्थ। ओके, अब ऐसे समझना कि यहां पर कहीं, ये जो नीचे वाले डॉटेड लाइन बना रहा हूं, यहां पर कहीं क्या हो रहा होगा, मेरा रिइंफोर्समेंट डला होगा। नीचे वाली डॉटेड लाइंस पे मेरा यहां पर रिइंफोर्समेंट डला होगा। तो ये जो रिइंफोर्समेंट होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, इस तरह से। ये समझ में आ रहा है आपको? अब इनको ऐसा लॉन्गिट्यूडनली चाहूं तो बाहर ऐसे निकाल सकता हूं, बट अभी इतना अपन नहीं कर रहे। अब देखो, है ना, अब देखो
यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए यहां पर मैंने क्या करा, इस तरह से ये यूडीएल लगा दिया। अब ये यूडीएल का वैल्यू मैंने आपको बताया डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर ऐसा बताया, ठीक है। तो क्या इसके कारण मेरा सेक्शन इस तरह से नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ क्या बेंड होगा, ये देखिए ऐसे नीचे की तरफ क्या होगा, इस तरह से बेंड हो रहा होगा, यस और नो, इस तरह से ही तो मेरा बेंड हो रहा होगा। अगर आप चाहें तो ये बेंडिंग में क्या कर सकता हूं, यहां पर भी आपको दिखा सकता हूं, ठीक है। ये बेंडिंग में आप लोगों को यहां पर भी क्या कर सकता हूं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इज इट क्लियर, यस और नो, ठीक है। यहां पर देखो, ये वापस से यहां पर भी मैं आपको क्या करता हूं, लोडिंग दिखा देता हूं, क्लियर। चलिए अब आप मुझे बताइए कि ये जो आपका सेक्शन रहा होगा, क्या ये ऐसा अंदर की तरफ गया होगा, क्योंकि ये दब रहा है। अगर ये दब रहा है तो इसे उठ के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब ये कुछ ऐसे अंदर की तरफ गया होगा, यस और नो, ये कुछ ऐसे अंदर की तरफ गया होगा, मतलब यहां पर जो मूवमेंट एक्ट हो रहा होगा वो उसको ऐसे अंदर की तरफ लगा रहा होगा। और ये जो अंदर की तरफ जाने वाला मोशन है, ये किसके कारण हो रहा है, अप्लाइड लोडिंग के कारण। मतलब ये जो मूवमेंट है ना, ये जो मोमेंट है अभी जो उसको अंदर लेके जा रहा है, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द अप्लाइड लोडिंग। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब देखो, जब ये अंदर जा रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इसको बाहर की तरफ फेंके, क्या करे, बाहर की तरफ फेंके। तो देखो जब भी तो ये जो सी है इसको मैं सब बाहर की तरफ बनाता हूं, इस सी को मैं बाहर की तरफ बनाता हूं, और ये देखो टी जो है इसको मैं अंदर की तरफ बनाता हूं, क्योंकि ये देखो ये ऐसे बाहर की तरफ लेके आएगा इसको, और ये टी इसको ऐसे अंदर की तरफ लेके जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा एक्सटर्नल लोडिंग इसे ऊपर से अंदर ले जा रहा है और नीचे से बाहर लेके जा रहा है। मेरा एक्सटर्नल लोडिंग इसे ऊपर से अंदर की ओर लेके जा रहा है और नीचे से बाहर की ओर लेके आ रहा है। ये समझ में आया। तो मेरा जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो क्या करेगा, इसे ऊपर से बाहर की ओर और नीचे से अंदर की ओर लेके जाएगा। तो दिस इज व्हाट I was talking about when I said moment of resistance. The moment which is developed to resist that bending moment due to the applied loading is called moment of resistance. क्या ये डायग्राम से, आई होप आपको ये डायग्राम ने थोड़ा ज्यादा हेल्प किया होगा ये समझाने में कि क्यों हम C को ऐसे बाहर और T को क्या करते हैं, ऐसे अंदर की तरफ लगाते हैं, है ना, ऐसे अंदर की तरफ लगाते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बस इस सेशन में हमको ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही क्या करना है, कैलकुलेट करना है फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन। तो आप समझ गए होंगे कि मैं जो पहला टाइप ऑफ सेक्शन स्टार्ट करूंगा, वो कहां से स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम द बैलेंस्ड सेक्शन, है ना, आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम द बैलेंस्ड सेक्शन, ठीक है। अब एक बात मैं आपको और समझाना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी प्रकार का मोमेंट लिखना है, अगर आपको कभी भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखना है, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इट इज ऑलवेज रिटन एज, है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है या फिर किसी भी प्रकार का मोमेंट जो होता है, इट इज ऑलवेज रिटन एज फोर्स, है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा कैसे लिखा जाता है, फोर्स अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इज इट क्लियर टू यू। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और सिंपल मोमेंट, है ना, और सिंपल मोमेंट। इज इट क्लियर, दिस इज व्हाट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज। ये समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब यहां से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब जब मैं बैलेंस सेक्शन के लिए लिखूंगा तब भी मुझे क्या लिखना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिखना है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बैलेंस सेक्शन के लिए जब मैं चला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखने, देखिए MOR, सबसे पहले फोर्स कौन सा है मेरे पास, कंप्रेसिव फोर्स, और जो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको बोलता हूं मैं लिवर आर्म, उसको क्या बोलता हूं मैं, लिवर आर्म। और मुझे वापस से क्या लिखना है, T इंटू क्या लिखना है, लिवर आर्म, वेयर T स्टैंड्स फॉर टेंशन, C स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन फोर्स, और LA, है ना, LA
स्टैंड्स फॉर लिवर आर्म, LA स्टैंड्स फॉर लिवर आर्म। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, है ना, ये चीज समझ में आ गई, इट इज कॉल्ड लिवर आर्म। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर लिवर आर्म दिखेगा कैसे? तो लिवर आर्म क्या है बेसिकली क्या है लिवर आर्म? बेसिकली क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर, है ना, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ओके, डिस्टेंस between two parallel and equal force, ठीक है, parallel and equal force which makes a couple, ठीक है, ये चीज समझ में आया, COUPLE, कपल। ठीक है, ये हो गया हमारे लिवर आर्म का डेफिनेशन। अब मेरे सेक्शन में लिवर आर्म कहां दिखेगा ये भी तो समझना पड़ेगा, तो आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारे सेक्शन में लिवर आर्म कहां दिखेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, यहां पर देखिए, आपको वो डायग्राम मुझे बताना है जहां पर आपको फोर्सेस दिख रहे हो। तो फोर्सेस आपको कहां दिख रहे थे? आपको याद होगा, आपको फोर्सेस दिख रहे थे इन स्ट्रेस डायग्राम्स में, फोर्सेस आपको दिख रहे थे इन स्ट्रेस डायग्राम में। ये देखिए, इस तरह से आपको यहां पर फोर्सेस जो है वो दिख रहे थे, ये देखिए, है ना, फोर्सेस जो है इन डायग्राम्स में आपको दिख रहे थे स्ट्रेस डायग्राम में। यहां पर एक फोर्स दिख रहा था, आपको शायद से याद होगा, है ना, यहां पर एक फोर्स दिख रहा था जो आपको याद ही होना चाहिए, C, जो ऊपर से कितने डिस्टेंस पे लग रहा था? 0.42XU पर, और ये जो C का वैल्यू था वो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0.36 FCK, है ना, B इंटू XU, ये हो गया। अब यहां पर देखिए, एक फोर्स आपको याद होगा, लग रहा था यहां पर T, है ना, लग रहा था यहां पर T, और इस T का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 0.87 FY, यहां हो जाएगा AST, क्या हो जाएगा? T का वैल्यू 0.87 FY AST। अब यहां पर ये समझिएगा कि इन दोनों के बीच का मुझे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक मेजर हो रहा है? ये यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको अपन आगे बढ़ा देते हैं, ये तो आपको दिख ही रहा है, तो समझते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये देखेंगे हम लोग, यहां पर ये जो डिस्टेंस था टोटल, ये D था, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहां पर बचा हुआ डिस्टेंस यहां पर क्या हो जाएगा? D माइनस 0.42XU, क्या हो जाएगा? D माइनस 0.42XU। ये बात समझ में आ गई बच्चों? दिस इज व्हाट D माइनस 0.42XU लिवर आर्म इज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन हो कि आप ये D माइनस 0.42XU कैसे लिख सकते हैं, तो दोस्त थोड़ा सा या तो प्रीवियस सेशन आपने देखे नहीं होंगे इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वरना इसको ऐसे समझेंगे कि यहां पर ये जो डायग्राम है ना, हमने एक सेक्शन के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? ऐसे एक सेक्शन के लिए बनाया है। ये हमारे पास क्या था? इस तरह से हमारे पास विड्थ थी। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? विड्थ था। अगर मैं उसको यहां पर ऐसे आगे की तरफ लेके आऊं तो ये देखिए, ये होगा हमारा सेंटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट। यहां पर प्रोवाइड करूंगा मैं मेरा एरिया ऑफ स्टील, और ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा ना, दिस डिस्टेंस विल बी स्मॉल d, दिस डिस्टेंस विल बी स्मॉल d। ये बात आपको समझ में आई? दिस डिस्टेंस विल बी स्मॉल d। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर ये इसे न्यूट्रल एक्सिस को ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस डायग्राम की मदद से ये देखिए, ये डिस्टेंस क्या होगा? D, ये डिस्टेंस क्या होगा? ऐसा D, है ना, तो ये D यहां लेके गए, तो D में से कितना बचा? 0.42XU माइनस कर, तो ये बन गया लिवर आर्म। ये बात समझ में आ गई? अगर ये पार्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, तो आपने आधा काम कर लिया। देख लीजिए स्क्रीन पे एक एक चीज एक बार ध्यान से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अब आपको लिवर आर्म का वैल्यू क्या है ये मैंने लिखना
समझा दिया कि कैसे मैंने लिवर आर्म का वैल्यू लिखा। अब जो मुझे आपको समझाना है वो मतलब अब हमें लिखना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें लिवर आर्म मैंने आपको समझा दिया और जो सी और टी है इसका वैल्यू तो मैं आपको पहले ही लिखना सिखा चुका हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से, है ना, यहां से आगे बढ़ते हैं और फटाफट हम लोग क्या करते हैं, हमारा लिवर आर्म, हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तो यहां लिखा हम लोगों ने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हुआ, पहले लिख रहा हूं मैं सी की तरफ से, सी इंटू लिवर आर्म, है ना। तो देखिए सी इंटू लिवर आर्म जब लिखा, अब बैलेंस सेक्शन चल रहा है। अब ये चीज और ध्यान रख लेना, ये बैलेंस सेक्शन है तो ये जो डेप्थ होगी ना बच्चों, बैलेंस सेक्शन अगर है ये, तो यहां पर इसको एक्सयू मैक्स लिखना थोड़ा क्या था, जरूरी था। उसी तरह से यहां पर अगर मैं चाहूं, है ना, उसी तरह से अगर मैं यहां पर ऐसे चाहूं कि 2 मिनट, ये जो होगा मेरा यहां पर, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इस तरह से एक्सयू मैक्स ही हो जाएगा, एक्सयू मैक्स ही हो जाएगा, यस। और जो सी का वैल्यू होगा वो भी एक्सयू मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के, और हाँ 0.42 यहां पर भी क्या हो जाएगा, एक्सयू मैक्स ही हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार बड़ा करके आपको दिखा देते कि कुछ नहीं करा, बस हर जगह क्या कर दिया, एक्सयू की जगह एक्सयू मैक्स लिख दिया और कुछ भी नया नहीं करा, ठीक है। तो इतना तो आपको पहले के सेशन देख के समझ में आ ही गया होगा कि बैलेंस सेक्शन है तो एक्सयू मैक्स लिखेंगे। सी का वैल्यू, चलो लिखते हैं सी का वैल्यू 0.36 एफ सी के, दोहराओ अपने मन में कि सी का वैल्यू क्या होता है, 0.36 एफ सी के बी इंटू, यहां क्या लिख रहा हूं मैं, एक्सयू मैक्स लिख रहा हूं, चलिए ओके, इंटू लिवर आर्म, लिवर आर्म जैसे ही करा तो डी माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स, ये हो गया मेरे पास यहां पर लिवर आर्म, है ना, ये हो गया मेरे पास यहां पर लिवर आर्म। इज इट क्लियर? चलिए अब क्या करिए, अब क्या करिए, देखिए 0.36 एफ सी के, यहां लिखा अपन ने बी, यहां लिखा अपन ने कितना लिखा, एक्सयू मैक्स लिखा। अब यहां पर क्या कर रहा हूं, इस एक्सयू मैक्स को डी से डिवाइड कर रहा हूं। अब डी से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पर भी क्या होगा, एक डी आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंदर से डी को अगर कॉमन निकाल लो तो यहां पर डी स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे ही अंदर से डी कॉमन निकाला तो यहां से डी 1 हो जाएगा, और ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 0.42 एक्सयू मैक्स, 0.42 एक्सयू मैक्स बाई डी, ऐसा हो जाएगा, 0.42 एक्सयू मैक्स बाई डी, ऐसा हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखिएगा आप लोग, देखिएगा इस पूरे उस डायग्राम में, इस पूरी इक्वेशन में, सॉरी, देखिए जो 0.36 है वो तो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं एक्सयू मैक्स बाई डी, तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो डिफरेंट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द एफ वाई। अगर मैं यहां पर क्या करूंगा, एक्सयू मैक्स बाई डी की जगह एफ वाई एक्सयू मैक्स बाई डी की जगह एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर वाली वैल्यू पुट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ एफ वाई, ऑन द बेसिस ऑफ एफ वाई, तो ये भी फिक्स हो गया, 0.42 फिक्स हो गया, और 1 तो फिक्स है, 0.36 भी फिक्स है। मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो हर इक्वेशन में ये एफ सी के, फिर यहां पर ये बी, और यहां पर ये जो डी होगा ये तो क्या होगा, वेरिएबल होगा। लेकिन बाकी चीजों को मैं क्या कर सकता हूं, फिक्स कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, फिक्स कर सकता हूं, ठीक है। अब समझिएगा कि इसको अपन फिक्स करेंगे तो इससे हमें क्या फायदा होगा। इज इट क्लियर, है ना, इज इट क्लियर? तो चलिए, मतलब अगर मैं एक्सयू मैक्स बाय डी की वैल्यू फिक्स करना चाहूं तो दैट विल बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ एफ वाई, दैट विल बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ एफ वाई। और जो एफ वाई की वैल्यू रहती है दैट इज ऑलवेज इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज इन द न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या लिख रहा हूं मैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन किस टाइप के सेक्शन का लिख रहा हूं मैं, बैलेंस सेक्शन का लिख रहा हूं। किसका लिख रहा हूं मैं यहां पर, बैलेंस सेक्शन का लिख रहा हूं। इज इट क्लियर? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एफ वाई की जगह क्या पुट कर रहा हूं, 250, तो यहां पर एक्सयू मैक्स की जगह कितना आ जाएगा, 0.53। उसी तरह से अगर मैं यहां पर 415 पुट करता हूं और फिर उसके बाद 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पुट करता हूं, तो मुझे एमओआर का क्या होगा, एक वैल्यू मिलता जाएगा, मुझे एमओआर का क्या होगा, वैल्यू मिलता जाएगा, ठीक है। एमओआर का क्या हो जाएगा, वैल्यू मिलता जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं अपन लोग यहां पर, ठीक है। चलिए तो लिखा हम लोगों ने 250 के लिए एमओआर का वैल्यू, 250 के लिए एमओआर का वैल्यू, ठीक है।
तो यहां पर आपको देखिए ये एफ सी के फिर बी और फिर डी का जो स्क्वायर है ये तो आपको हमेशा मिलेगा, ये तो आपको हमेशा मिलेगा। चेंज क्या होगा 0.148 फिर मिलेगा आपको 0.138 वापस से एफ सी के बी डी स्क्वायर ये मिलेगा, फिर यहां पर मिलेगा आपको 0.133 ये हो जाएगा एफ सी के बी डी स्क्वायर। क्या हो जाएगा एफ सी के बी डी स्क्वायर। इज इट? क्या ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ओके देख लीजिए। क्या आपको ये चीज याद रखना पड़ेगी बच्चों? ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि जब आएगा जब कैलकुलेट कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ठीक है, तो आई होप आपको एक एक पार्ट मैंने यहां पर जो समझाया है वो क्लियर होगा उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। ये यहां पर मैंने आपको ये चीज समझाने की कोशिश करी थी कि क्या फिक्स किया जा सकता है और किसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द बैलेंस सेक्शन। क्लियर? अब क्या हम लोग किसी और तरफ से कर सकते हैं? ओके, तो एक और तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट तरीका हमारा जो होगा दैट विल बी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। किस तरह से लिख सकते हैं? T, the tension force into the lever arm. Now let me write the tension force. Let me write the tension force. तो tension force क्या होगा? T is equals to 0.87 Fy, ये होता है हमारा into area of steel AST, और यहां पर जो लिवर आर्म होगा वो क्या हो जाएगा? D minus 0.42 XU max। वापस से ध्यान रखना कि यहां पर ये क्या चल रहा है हमारा XU max है ना, यहां पर क्या चल रहा है XU max। पीछे भी हमने सारी चीजें XU max में लिखी है, यस ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर भी XU max के फॉर्म में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिख दिया है। क्लियर है बात? ठीक है, यहां पर समझ में आया? इससे भी आप लोग कर सकते हो। सवाल उठता है कि क्या सर दोनों तरफ से सेम आएगा? तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑब्वियस सी बात है सेम ही आना चाहिए। देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से भी उतना ही आएगा जितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस तरफ से आएगा? टेंशन साइड से आएगा। क्यों? क्योंकि देखो भैया C इक्वल्स टू T है ही सही, और दोनों में मल्टीप्लाई होने वाला जो लिवर आर्म है वो भी तो सेम ही है ना। दोनों में मल्टीप्लाई होने वाला जो लिवर आर्म है, कंप्रेशन साइड से भी अगर लिखोगे तो भी वही मिलेगा और टेंशन साइड से लिखोगे तो भी वही मिलेगा। इज इट क्लियर? क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? ठीक है, जस्ट लेट मी कीप इट इन द बॉक्स एंड देन वी विल एंड दिस टॉपिक। ओके, ये हो गया हमारे पास रीजन कि क्यों हमारा MOR फ्रॉम कंप्रेशन साइड और टेंशन साइड बराबर होगा। चलिए अब एक चीज आप लोगों को जो ध्यान रखना है, नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है किसका? बैलेंस सेक्शन का। किसका? बैलेंस सेक्शन का। इसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं? MU लिम है ना, या फिर कैसे कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं? MU मैक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। क्या होना? MU लिम से भी डिनोट कर सकते हैं और MU मैक्स से भी क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। बेसिकली MU जो है ना, MU लिम जो है वो हमें क्या दिखा रहा है? वो हमें दिखाता है लिमिटिंग, वो हमें दिखाता है लिमिटिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, लिमिटिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, लिमिटिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सेक्शन। या फिर अगर मैं इसको MU मैक्स लिखूं जो कि एक ही बात है, अगर मैं इसे MU मैक्स लिखूं जो कि एक ही बात है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? इट विल बी नथिंग बट द मैक्सिमम है ना, इट विल बी नथिंग बट मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सेक्शन, मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सेक्शन। ये भी ध्यान रखेंगे हम। एक चीज मैं आप लोगों को यहीं पर क्लियर करना चाहूंगा क्योंकि इसको लेके बहुत डाउट आप लोगों को बाद में आते हैं, है ना, बहुत सारे डाउट बाद में आते हैं। जैसे कि अब पहले हम लोग पहुंचते हैं जहां से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, हम लोग वहां पहुंचते हैं जहां से हमने टॉपिक स्टार्ट करा था। ठीक है, सो सीधी बात,
क्या हमने समझा था इसके अंदर कि व्हाट इज अवर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये होता है कि जो बेंडिंग मोमेंट मेरी एक्सटर्नल लोडिंग के कारण या अप्लाइड लोडिंग के कारण डेवलप हो रहा है, उसको रेजिस्ट करने के लिए जो मेरे सेक्शन का रिस्पॉन्स होगा, है ना, जो सेक्शन का रेजिस्टेंस होगा, जो सेक्शन का रिस्पॉन्स होगा, वो मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। मतलब अगर मैं यहां लिखना चाहूं कि जो बेंडिंग मोमेंट है ना, जो मेरा यहां पर बेंडिंग मोमेंट है, अगर मैं इसको, है ना, इसको डिनोट करता हूं BMU से, है ना, U क्यों लिखते हैं? अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट। अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट जो भी दिया है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, LSM चल रहा है ना, इसके कारण। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर किसकी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, तो इसको डिनोट किया जाता है MU से, इसको डिनोट किया जाता है MU से। और ध्यान रखिएगा आप लोग, फॉर इक्विलिब्रियम, है ना, फॉर इक्विलिब्रियम, एक चीज समझिएगा, फॉर इक्विलिब्रियम जितना लग रहा है, कितना लग रहा है भैया, BMU जो है वो लग रहा है, तो इसको रजिस्ट करने के लिए कितना डेवलप होना चाहिए, दैट इज MU डेवलप होना चाहिए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए जो लग रहा है और जो डेवलप हो रहा है, जो रिस्पॉन्स है, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, BMU जो उसको नीचे लेके जा रहा है, MU जो उसको ऊपर ला रहा है, और टोटल अगर बराबर है तो क्या होगा, एक ही जगह रहेंगे। ठीक है, तो आई गेस आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का एक प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकली आपको समझ में आया होगा कि क्या हो रहा होगा। ठीक है, आप समझ सकते हो, अपनी बीम को देखना, जब लोड लग रहा है तो वो अंदर की तरफ आ रही होगी, उसका जो रिस्पॉन्स है वो उसको बाहर की तरफ अपनी जगह पे रख रहा है, दोनों में से भी एक ज्यादा एक कम, तो बीम घड़ी हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, कैन यू अंडरस्टैंड इट, कैन यू इमेजिन इट? ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आप ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो वर्किंग है वो समझ पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द बैलेंस सेक्शन हमने क्या करा, अभी कैलकुलेट कर लिया है, समझ लिया इसे कैसे किया जा सकता है। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द अंडर रेनफोर्स सेक्शन, बट उसे हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो इस सेशन को मैं यहीं पर क्या कर रहा हूं, एंड कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।